गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम आप लोग के बीच इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भारत के भूभौतिक क्षेत्र, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। देख रहे हैं, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भूभौतिक क्षेत्र। चलिए इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए, ये होता क्या है, भारत के भूभौतिक क्षेत्र होता क्या है, सबसे पहले ये जानना होगा। वैसा क्षेत्र जिसमें भौतिक दशा यानी फिजिकल कंडीशन और संरचना यानी स्ट्रक्चर की क्या होना चाहिए, समानता, भूभौतिक क्षेत्र कहलाता है। यानी क्या होना चाहिए सर, जिसमें क्या होना चाहिए, भौतिक दशा और संरचना कि क्या होनी चाहिए, समानता होना चाहिए, यानी सिमिलरिटी होनी चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। चलिए, इसी डेफिनेशन को हक्सले एक वैज्ञानिक थे, इसको मॉडिफाइड कर दिया था। इसी डेफिनेशन को बोल दिया था सर, समानता होनी चाहिए क्या चीज़ में, जियोलॉजिकल कंडीशन, क्लाइमेट इमेज और फ्लोरल कंडीशन। यानी क्या हो गया, भौगोलिक दशा, जलवायु दशा और पादपीय दशा। यानी ये तीनों चीज़ में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, भारत के भूभौतिक क्षेत्र। ये डेफिनेशन किसने दिया था, हक्सले के द्वारा दिया गया था। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर वाडिया। उन्होंने इस डेफिनेशन को और सुधार करके बताया, चेंज करके, मॉडिफाइड करके बताया। क्या बताया, प्रोफेसर वाडिया जो थे, ये इसको डिवीज़न जो किया, यानी इसको जो डेफिनेशन को जो बताया, यानी बेस्ड ऑन जियो टेक्टोनिक डिवीज़न। यानी ये जो प्रोफेसर वाडिया जो थे, ये जो भारत को जो बांटा, ये जो भारत को बांटा बेस्ड ऑन जियो टेक्टोनिक डिवीज़न के आधार पे बांटा। यानी हिंदी में कह सकते हैं भूवर्तनिक विभाजन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, भूवर्तनिक विभाजन के आधार पे प्रोफेसर वाडिया क्या क्या भारत का 3 भागों में विभाजन किया। कितने भागों में विभाजन किया, 3 भागों में। एक क्या था, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, एक मैदानी भाग, एक प्रायद्वीपीय भाग। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखिए किसको कहते हैं, देखिए ये ए वाला हो गया, ये हो गया उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। ये बीच वाला जो हिस्सा है जो देख रहे हैं, ये हो गया मैदानी भाग। ये निचला वाला जो हिस्सा है, ये हो गया प्रायद्वीपीय भाग। चलिए क्लियर है। उत्तरी भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहें, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में इस वाले भाग में क्या आएगा, इसमें हिमालय क्षेत्र को रखा गया है। यानी हम कह सकते हैं प्रोफेसर वाडिया के अनुसार उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में क्या चीज़ को रखा गया है, हिमालय को रखा गया है। क्लियर है। यह अंडमान निकोबार हिमालय का क्या है, अंडमान निकोबार जो है ये हिमालय का क्या है, विस्तार है। इस होकर के ये क्या है, विस्तार है। ये अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे जो ये क्या है, हिमालय का ही विस्तार है। चलिए, ये बीच वाला भाग जो होता है, ये कौन सा भाग होता है, मैदानी भाग होता है। देखिए मैदानी भाग मतलब क्या हुआ, यह भाग नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से बनता है। देखिए अवसादों यानी सेडमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये जानना होगा। सेडमेंट जो सर होता है, सेडमेंट जैसे नदी में जो पानी जो बहती है, तो वह अपने साथ मिट्टी के कण भी लेकर के एक स्थान से मतलब उठा करके दूसरे स्थान तक ले करके जाती है अपने साथ, और उसके साथ साथ कुछ वनस्पति के कुछ कण भी रहते हैं, पार्टिकल भी होते हैं वनस्पति के। ये दोनों के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग सेडमेंट। यानी सेडमेंट को हम क्या कहेंगे, अवसाद को क्या कह सकते हैं। अवसाद में क्या क्या होंगे, चट्टान के कण होंगे और वनस्पति के भाग होंगे। यानी ये दोनों ही भाग को क्या कहेंगे, सेडमेंट कहेंगे। ये सेडमेंट जो होगा, ये मैदानी भाग बनेगा कैसे, यह भाग नदियों द्वारा अवसादों के नदी के द्वारा जो अवसादों का जो जमाव होता है, कहीं पे जो एक जगह जो डिपॉजिट कर देता है, वो भाग जो तैयार होता है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मैदानी भाग। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे आते हैं।
उसके बाद क्या है, प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग में क्या है, इसे दक्षिण भारत का क्षेत्र कहा जाता है। ये सबसे नीचा हो गया, जब सबसे नीचा है तो इसको क्या कहेंगे, इसे दक्षिण भारत का क्षेत्र कहेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत अरब सागर के द्वीप प्रायद्वीपीय भारत का क्या है, भाग है। इसके अंतर्गत अरब सागर के द्वीप प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। क्लियर है। चलिए इसके बाद, ये तो प्रोफेसर वाडिया के अनुसार हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग समझेंगे भारत का विभाजन जो है, भारत का विभाजन कृष्णन और चटर्जी के आधार पर कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में किया गया है। क्लियर है सर, कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में। एक है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, क्या है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। एक है पठारी क्षेत्र, एक है भारत के द्वीपीय भाग, एक है मध्यवर्ती मैदानी भाग, एक है तटीय मैदानी भाग। क्लियर है। कितना कृष्णन एंड चटर्जी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, भारत के द्वीपीय भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग, तटीय मैदानी भाग। क्लियर है यहाँ तक। देखिए हम मैप के जरिए थोड़ा समझेंगे, थोड़ा जूम कर, आप लोग वीडियो का क्वालिटी अच्छा रखिएगा ताकि क्लियर दिखे। देखिए ये ए देख रहे हैं यहाँ पे ए में लिखा हुआ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। ये जो भाग होता है, ये जो लिखा हुआ ये वाला, ये कौन सा हो गया सर, ये हो गया आपको उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद पठारी क्षेत्र कौन सा हो गया सर, पठारी क्षेत्र जो हुआ, ये बीच वाला जो भाग है ये हो गया पठारी क्षेत्र। भारत के द्वीपीय भाग कौन सा हो गया, ये जो अंडमान निकोबार जो देख रहे हैं, ये कौन सा भाग हो गया, द्वीपीय भाग हो गया। मध्यवर्ती मैदानी भाग कौन सा हो गया, मध्य मतलब बीच वाला, देखिए देख रहे हैं, ई वाला भाग जो हो गया ये मध्यवर्ती मैदानी भाग कहलाया। तटीय मैदानी भाग कौन सा कहलाएगा, तटीय का मतलब क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो तटीय है, इसको क्या कहेंगे, तटीय मैदानी भाग। क्लियर है। चलिए हम लोग कृष्णन एंड चटर्जी के आधार पर भारत का विभाजन कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में किया गया है। हम लोग पढ़ लिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, भारत के द्वीपीय भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग, तटीय मैदानी भाग। ये कृष्णन एंड चटर्जी के आधार पर हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन। माउंटेन जो होता है क्या होता है, पर्वत। देखिए पर्वत जो है, यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं, वे ऊंचे स्थान जिनके ऊपरी भाग कैसा होता है, नुकीला होता है। वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग जो होता है, यानी ऊपरी भाग ऐसे कैसा, ये भाग कैसा होता है, यानी पिरामिड शेप हो गया, नुकीला होता है, उसको क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। क्लियर है। यानी पर्वत का डेफिनेशन हम डायरेक्ट कह सकते हैं, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग जो होता है सर नुकीला होता है, उसको क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। यानी नुकीला का मतलब क्या हुआ, पिरामिड शेप, जस्ट कॉल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, किसके बारे में, माउंटेन के बारे में। क्लियर है, पर्वत के बारे में। ये पर्वत के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। देखिए पर्वत का हाइट कितना होना चाहिए, 1000 मीटर से ज़्यादा होगा तभी हम क्या कहेंगे सर, पर्वत कहेंगे। अगर कोई अगर कम हाइट रहेगा तो उसको भी हम पर्वत नहीं कह सकते हैं। एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1000 मीटर से ज़्यादा हाइट होना चाहिए। देखिए उसके बाद हम लोग एक एक टर्म को समझेंगे इसमें। हिल यानी पहाड़ी किसको कहते हैं, पहाड़ी ऊंचाई कितना होना, पहाड़ी का ऊंचाई कितना होना चाहिए, पहाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। इसका ऊंचाई कितना होना चाहिए सर, 1000 मीटर से कम होना चाहिए, तब हम कहेंगे पहाड़ी। रेंज श्रेणी किसको कहते हैं सर, समान आयु की पहाड़ी के समूह को, यानी एक एज, यानी 2 पहाड़ी दोनों का आयु जो होगा, दोनों का एज जो होगा, दोनों का समान होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। यानी समान आयु की पहाड़ी का समूह, यानी सेम एज होना चाहिए, यानी दोनों हिल का क्या होना चाहिए, एज सेम होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। क्लियर है ये। उसके बाद माउंटेन चेन यानी पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला कहते हैं किसको हैं सर, देखिए समांतर पर्वतों का समूह, यानी समांतर पर्वतों का समूह, जैसे उसको समांतर पर्वतों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अपने यहाँ, जैसे हिमालय जो है, हिमालय
कितने हिमालय समांतर में है, जैसे देख रहे हैं ऊपर में क्या ग्रेट हिमालय, बीच में क्या मिड हिमालय, नीचे क्या शिवालिक हिमालय, और तीनों क्या आपस में समांतर में है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, यानी पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय किसका उदाहरण है, पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, कह सकते हैं। देखिए कार्डिलेरा जो होता है पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो, पर्वत का अरेंजमेंट जो है अरेंजमेंट सही नहीं हो, यानी कहीं से अव्यवस्थित हो, यानी एक फिक्स रेंज में नहीं हो, एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज नहीं हो अगर पर्वत, उसको क्या कहेंगे, कार्डिलेरा। क्लियर है। ये उत्तर अमेरिका का पश्चिमी कार्डिलेरा, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी कार्डिलेरा, ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ उत्तर अमेरिका का पश्चिमी कार्डिलेरा। अब पूछेगा कार्डिलेरा ये पर्वतों का अवस्थित क्रम कहाँ है, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी कार्डिलेरा। देखिए प्लेट्यू पठार जो होता है ये टेबल नुमा मेज नुमा आकृति होता है। देखिए पठार जो होता है ऐसे होता है, मेज नुमा, देख रहे हैं ये मेज नुमा हो गया, ये इसी को कहा जाता है टेबल लैंड। ये टेबल हो गया, ये टेबल की तरह है ना, ये लैंड एरिया हो जाता है। कैसा एरिया हो, ये लैंड एरिया हो जाता है। चलिए ये जो अभी जितना भी पढ़े, पहाड़ी, श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, कार्डिलेरा, पठार, ये सब सारे कौन से भाग होते हैं, स्थल वाले भाग होते हैं, यानी लैंड एरिया होते हैं। चलिए अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग ओशियनिक एरिया कौन कौन सा होता है, यानी महासागरीय क्षेत्र कौन कौन सा। जैसे कटक जो होता है सर, पहाड़ियों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। पहाड़ियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। यानी गॉट किसको कहा जाता है, सिंगल हिल इन ओशियन, यानी अगर समुद्र में समुद्र में सिंगल पहाड़ी हो तब हम लोग क्या कहेंगे, गॉट कहेंगे। क्या कहेंगे, गॉट कहेंगे। क्लियर है। ये कभी कभी पूछ लेता है गॉट किसको कहते हैं, अगर समुद्र में एक सिंगल हिल हो तो उसको क्या कहेंगे, तो गॉट कहेंगे। ऐसा एग्जाम में भी पूछ लेता है। और ये जो दोनों हैं ये कौन से हो गए, ये महासागरीय हो गए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे पर्वत का निर्माण जो होता है कैसे होता है। देखिए सर पर्वत का निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन यानी ऑर्गेनेसिस, यानी इसका ऑर्गेनिस कैसे होता है, पर्वत का निर्माण कैसे होता है। देखिए पर्वत का जो निर्माण होता है, एक मोरदार पर्वत होता है, इसको क्या कहते हैं, फोल्डिंग माउंटेन। एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, इसको कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। एक होता है भ्रंश पर्वत, इसको क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन। एक होता है अपशिष्ट पर्वत, उसको क्या बोला जाता है, रेसिडुअल माउंटेन। अब बारी बारी से अब हम लोग पढ़ेंगे मोरदार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत, अपशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग आते हैं फोल्डिंग माउंटेन यानी मोरदार पर्वत। देखिए मोरदार पर्वत जो होता है ये दो प्लेट विवर्तनिक घटना से बनते हैं, यानी जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, मोरदार पर्वत का निर्माण होता है। इसमें अत्यधिक वलन होते हैं। इसमें क्या होगा, मोरदार पर्वत में जैसे नाम है मोरदार, तो यहीं से क्लियर हमको पता चल रहा है उसमें क्या होगा, वलन होगा, यानी मोर होगा ज़्यादा। वलन का मतलब फोल्डिंग होगा, उस माउंटेन में क्या होगा, फोल्डिंग ज़्यादा पाया जाएगा, मैक्सिमम फोल्डिंग आर फाउंड, तब क्या कहेंगे, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, फोल्डिंग माउंटेन। तो लिखा हुआ है देख रहे हैं, ये जो होता है कैसे बनता है, ये दो प्लेट की विवर्तनिक घटना से बनते हैं। इसमें अत्यधिक क्या होता है, वलन होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर नीचे में इस तरह से आप जो देख रहे हैं, तो इसी को फोल्डिंग माउंटेन। देखिए फोल्डिंग माउंटेन जो होता है यंग माउंटेन कहलाता है। फोल्डिंग माउंटेन जो होता है ये कौन सा माउंटेन कहलाता है, यंग माउंटेन, यानी नए पर्वत। फोल्डिंग माउंटेन का मतलब हुआ कि वह पर्वत जो है वह इधर बना है, नया बना है और यंग है, यानी वो उसमें दिन प्रतिदिन क्या होगा, उसमें वृद्धि होते रहेगा। क्लियर है। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए महाद्वीपीय प्लेट, जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराने से, यानी ये जो फोल्डिंग माउंटेन का जो निर्माण होता है सर, ये दो महाद्वीपीय प्लेट के टकराने के फलस्वरूप होता है निर्माण इसका। देख रहे हैं महाद्वीपीय प्लेट
के टकराने से मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है। एक चीज़ बताइए सर, जब मैग्मा बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसमें क्या होगा, फोल्डिंग होगा, डेफिनेटली होगा फोल्डिंग। जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, स्थान को क्या कर देगा, ऊंचा, कहीं पे ऊंचा कहीं नीचा ये कर देगा, इसलिए इसमें क्या होगा, फोल्डिंग ज़्यादा पाया जाएगा, यानी वलन इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं फोल्डिंग मोल्टन का जो सर निर्माण होता है ये कैसे होता है, जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, फोल्डिंग मुर्दार पर्वत, मुर्दार पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, देख रहे हैं ये हिमालय जो है किसका उदाहरण है, मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। देखिए हिमालय का जो निर्माण हुआ यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब ये दोनों कौन से प्लेट हैं, महाद्वीपीय प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट जो हैं, ये दोनों प्लेट कौन से प्लेट हैं, महाद्वीपीय प्लेट है। ये दोनों प्लेट जब टकराया था उसी के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ था, हिमालय का। इसका मतलब है हिमालय का जो निर्माण हुआ ये किसका, हिमालय किसका एग्जाम्पल है, मुर्दार पर्वत का निर्माण है। हिमालय किसका, हिमालय जो है सर किसका एग्जाम्पल है, मुर्दार पर्वत का एग्जाम्पल है। और हिमालय का जो निर्माण है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप हुआ था। देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए यूरेशियन प्लेट ये हो गया, ये यूरेशियन प्लेट हो गया और नीचे क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब ये दोनों टकराया था तो इस तरह से टकराया था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टकराया था। देख रहे हैं यहाँ पे बनाया हुआ है। तो वेस्ट साइड ऊंचाई क्या होगा, ये तो ईस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट हो गया, सॉरी ये क्या होगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट साइड हो गया। इस साइड क्या, जब टकराएगा ऊंचाई कम किधर होगा, ऊंचाई कम वेस्ट साइड होगा, ऊंचाई ज़्यादा किधर होगा, ईस्ट साइड होगा, क्योंकि इधर टकरा रहा है। अगर इधर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये टकराएगा नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन ऊपर में, जैसे अगर आप देखते होंगे जैसे दरवाज़ा को सिंगल डोर को लगाते हैं तो कि अगर झटका किधर ज़्यादा फील होता है, जिधर हम लोग लगाते हैं जहाँ पे वो ज्वाइंट रहता है, कब्जा जहाँ लगा रहता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई, ज़्यादा वहाँ पे झटका फील नहीं होगा। उसी तरह देख रहे हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किसके साथ मोशन हुआ था, यूरेशियन प्लेट के साथ, इसलिए इस साइड में जो है इसका ऊंचाई क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था, और वेस्ट साइड में ऊंचाई कम हो गया था और चौड़ाई क्या रहा था, ज़्यादा रहा था। और हम लोग इसके अंतर्गत कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए अपने हिमालय का जो है ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से, अगर कोई पूछ ले आपको, कोई एग्ज़ाम में पूछ ले कि बताइए हिमालय कितना सेंटीमीटर ऊंचाई पर वर्ष बढ़ रहा है, हिमालय का कितना सेंटीमीटर ऊंचाई पर वर्ष मतलब पर ईयर बढ़ रहा है, तो 7 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से हिमालय का ऊंचाई सब साल बढ़ता है। हाइट क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। एट प्रेजेंट में 8,850 मीटर ऊंचाई है, कि हिमालय का ऊंचाई कितना है, 8,850 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं वोल्केनिक माउंटेन, यानी ज्वालामुखी पर्वत। देखिए ज्वालामुखी पर्वत कहने का मतलब ही हुआ ज्वालामुखी, यानी मैग्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा। देखिए ये ज्वालामुखी क्रिया तभी होगा जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराएगा, तो ज्वालामुखी तो मैग्मा तो बाहर कंप्लीट रूप से आ नहीं पाएगा। जब एक महाद्वीपीय प्लेट होगा, एक महासागरीय प्लेट होगा, तो महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने के फलस्वरूप ही ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो सकता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के टकराने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है सर, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। नजाका प्लेट जो है, ये नजाका प्लेट जो है महासागरीय प्लेट है। कैसा है, महासागरीय प्लेट उस प्लेट को कहते हैं सर, महासागर जिस प्लेट के ऊपर टिका रहता है उस प्लेट को कहते हैं महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट उस प्लेट को सर कहते हैं जिस पर लैंड टिका रहता है, जिस पर स्थल होता है, जिस प्लेट के ऊपर स्थल होता है
उस प्लेट को कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट। क्लियर है? ये लैंड वाला एरिया हो गया, ये क्या हो गया, समुद्र वाला एरिया हो गया, ओशियनिक प्लेट हो गया ये। जब ओशियनिक प्लेट लैंड प्लेट से टकराएगा तो लैंड प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, इसको क्या कहते हैं, ओशियनिक प्लेट। देखिए नाजाका जो है कौन सा प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट जो है ये कौन से प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसको क्या कहेंगे, महाद्वीपीय प्लेट है। देखिए ये दोनों जब टकराया था उसी के फलस्वरूप जो निर्माण हुआ था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एंडीज माउंटेन का, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा, ये जो देख रहे थे ये क्या है, एंडीज माउंटेन। ये एंडीज माउंटेन जो है किसका उदाहरण हो गया सर, देख रहे हैं महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। जब ये दोनों प्लेट टकराया था उसकी के फलस्वरूप ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ था, इसी का नाम दिया गया एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन जो है ज्वालामुखी पर्वत का क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं और कौन से हैं इसके एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है, देख लेते हैं हम लोग। कोकोस जो है महासागरीय प्लेट है, महासागरीय यानी ओशियनिक प्लेट है। ये कैसा प्लेट है, ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल प्लेट। देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है ये कॉन्टिनेंटल यानी नॉर्थ अमेरिका इसी प्लेट के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इसको बोल दिया गया। यही दोनों जब टकराया था आपस में, यानी कोकोस और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप ही किसका निर्माण हुआ था सर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसी को कहते हैं रॉकी माउंटेन। क्लियर है? ये रॉकी माउंटेन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया सर, ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे, आते हैं ब्लॉक, तीसरा है क्या, ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत किसको कहते हैं। चलिए भ्रंश पर्वत जो है सर, देखिए भ्रंश मतलब पता चल रहा है डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट, भ्रंश डाइवर्जेंट यानी दो प्लेट जब आपस से, मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये प्लेट इधर मूवमेंट हो रहा है, इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, यानी देख रहे हैं बीच में क्या हो रहा है, दैट इज नॉन एज डाइवर्जेंट। इसी को देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में, जब ये प्लेट इधर मोशन हो रहा है और ये प्लेट का इधर मोशन हो रहा है, तो यही बीच वाला भाग जो बीच ऐसा जो मोशन हो रहा है, यानी दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एक दूसरे के। जब अपोजिट में जाएगा तो उस प्लेट को क्या कहेंगे हम लोग, डाइवर्जेंट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंट मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। क्लियर है? जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। यानी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट समझ में टेक्निकल वर्ड है, समझ सकते हैं। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स से याद रख लेंगे डाइवर्जेंट। डाइवोर्स मतलब दूर जाना। कन्वर्ज हो रहा है मतलब एक जगह मिल रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, जब दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएगी तब हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट हो रहा है। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तब क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। देखिए ब्लॉक माउंटेन जो सर होता है, ब्लॉक माउंटेन जो होता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भ्रंश पर्वत। डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट यानी प्लेटों के अपसरण से ये बनते हैं। भ्रंश पर्वत का जो निर्माण होता है प्लेटों के अपसरण से निर्माण होता है। प्लेटों के अपसरण से भ्रंश पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए जब दो प्लेट एक दूसरे से हटेगा, साइड होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एक प्लेट ए है एक प्लेट बी है, जब ये दूर जाएगा तो क्या होगा, दरार होगा। क्या होगा, दरार होगा। जब दरार होगा तो क्या होगा, जब दूर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, यहाँ से श्रिंक हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्ट वैली हो जाएगा, यानी घाटी टाइप का बन जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। और इस साइड भी क्या बन जाएगा, रिफ्ट वैली, यानी बीच में रहेगा उठा हुआ। देख रहे हैं बीच में कैसा है, उठा हुआ है। दोनों साइड क्या है, घाटी टाइप का। यानी जब फॉल्ट हो जाएगा, दरार हो जाएगा, तो ऊपर से क्या होगा, श्रिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। लैंड रॉक जो है श्रिंक कर जाएगा नीचे की ओर। जब श्रिंक कर जाएगा तो इसका शेप इस तरह से हो जाएगा। तो यही बीच वाले भाग को ही कहा जाता है सर, क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन। देख रहे हैं यहाँ पे, जब दो प्लेट दूर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दरार होगा, फॉल्ट होगा, ये फॉल्ट होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा,
ये यहाँ से रेसिडुअल हो, मतलब यहाँ से क्या होगा, रॉक्स क्या होगा, स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। जब स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा तो यहीं से क्या निर्माण होगा, रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी का क्या होगा, दोनों साइड क्या होगा, भ्रंश पर्वत के दोनों साइड क्या हो जाएगा, भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा। और ये कहाँ देखने को हमको मिलता है, उत्तराखंड में ये खूब देखने को मिलता है इस टाइप के पर्वत, यानी भ्रंश पर्वत जो है हम लोग उत्तराखंड में खूब देखने को मिलता है इस टाइप का पर्वत देखने को, यानी डाइवर्जेंट टाइप के। देखिए भ्रंश पर्वत जो है क्या है, देखिए इन पर्वतों का निर्माण छोटे प्लेटों के अपसरण से होता है, यानी छोटा छोटा प्लेट जो है वो जो आपस में जो डाइवर्जेंट होता है उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। यानी लिखा हुआ है इन पर्वतों का निर्माण जो है सर प्लेटों के अपसरण से होता है, अर्थात प्लेटों के दूर हटने से होता है। जब प्लेट एक दूसरे से दूर हटेगा तो इस घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, डाइवर्जेंट हो रहा है। तो इससे चट्टाने में क्या हो जाएगा, दरार हो जाएगा। मानी सी बात है, क्या होगा, चट्टाने में क्या हो जाएगा, दरार हो जाएगा, यानी फॉल्ट हो जाएगा। और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। हम क्या बोले, वहाँ का ऊपर का ये वाला जो भाग था, हम क्या बोले, अगर ये फॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस होकर के यहाँ पे जो भाग होगा ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, रॉक्स क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, घाटी का निर्माण हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्लियर है। देखिए खिसक जाती है। और भ्रंश घाटी का क्या होता है, निर्माण, भ्रंश घाटी का निर्माण किसके फलस्वरूप होता है, ब्लॉक माउंटेन के फलस्वरूप। ब्लॉक माउंटेन जब बनता है, जब छोटे छोटे प्लेट का जब अपसरण होता है, उसके फलस्वरूप इस प्लेट का क्या होता है, भ्रंश पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए दो भ्रंश घाटी के बीच, यानी दो भ्रंश घाटी के बीच स्थित पर्वत को क्या कहा जाता है, भ्रंश पर्वत। आप ये भी कह सकते हैं भ्रंश घाटी यानी क्या होता है, यानी गाढ़ा वाला जो एरिया होता है, निचला वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, घाटी, भ्रंश घाटी बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वत, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे दो भ्रंश घाटी, हम डेफिनेशन अपने से, दो भ्रंश घाटी के बीच स्थित है कौन सा पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। बीच स्थित पर्वत को हम लोग कौन सा पर्वत कहते हैं, भ्रंश पर्वत कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं, सियरा नेवादा जो है इसका एग्जाम्पल है सियरा नेवादा। ये कहाँ है, यूएसए में है। ये विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है। ये क्या है, सियरा नेवादा जो है, सियरा नेवादा आपको पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत का नाम क्या है, सियरा नेवादा, कहाँ है, यूएसए में है। उसके बाद क्या है, साल्ट रेंज, ये क्या है, भ्रंश पर्वत का क्या है, एग्जाम्पल है, यानी ब्लॉक माउंटेन का क्या है, एग्जाम्पल है। साल्ट रेंज जो है ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में भी पड़ता है। सतपुरा और विंध्याचल ये दोनों पर्वत जो है किसका एग्जाम्पल है सर, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। और ये कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन का मतलब वो अपशिष्ट, इसके बाद हम लोग आते हैं रेसिडुअल माउंटेन। देखिए रेसिडुअल माउंटेन का मतलब वो अपशिष्ट पर्वत, यानी पर्वत के इरोजन के बाद, यानी पर्वत का अगर इरोजन होते 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 बहुत साल तक इरोजन हो गया, उसके बाद जो पर्वत का निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे सर, अपशिष्ट पर्वत, यानी रेसिडुअल माउंटेन। देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अपशिष्ट पर्वत का मौसमी घटना के प्रभाव से इसका अपरदन और क्षरण, यानी अपरदन और क्षरण, इरोजन एंड वेदरिंग होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है अपशिष्ट पर्वत। यानी मौसमी घटना, अगर पर्वत मौसमी घटना होगा तो क्या होगा, बारिश होगा। चलिए हम लोग इसको और क्लियर करके देखते हैं इस डायग्राम। जैसे मान लीजिए ये क्या है, माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है। इस पे क्या होगा, पानी, बारिश होगा तो क्या होगा, पानी गिरेगा तो यहाँ के रॉक्स के साथ भी पानी क्या करेगा,
नीचे की ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इरोजन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा इस पर्वत का। जब पर्वत का इरोजन होना शुरू हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत। और ये अवशिष्ट पर्वत खास करके हमको क्या बताता है, पर्वत के एज के बारे में बताता है। इसका मतलब है ये पर्वत का बहुत एज हो गया, यानी ये ओल्ड माउंटेन के बारे में बताता है। रेसिडुअल माउंटेन जो है हमें किसके बारे में जानकारी देती है, अगर कोई अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है तो हम कह सकते हैं ये जो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है ये सारे कौन से माउंटेन है, ओल्ड एज माउंटेन है, यानी बहुत पुराने माउंटेन है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अवशिष्ट पर्वत के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अरावली पर्वत जो है ये किसका एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वत का। अरावली पर्वत जो है सर ये सबसे पुराना पर्वत है। अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना है। पहले ये मोरदार पर्वत था, पहले कैसा था, फोल्डिंग माउंटेन था। एट प्रजेंट यानी प्रजेंट टाइम में ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेसिडुअल माउंटेन का। अरावली माउंटेन जो था पहले किसका एग्जाम्पल था, फोल्डिंग माउंटेन का। एट प्रजेंट में जब इसका इरोजन हो गया, इरोजन एंड वेदरिंग हो गया तो क्या हो गया, जब इसका इस पर्वत का क्षरण हो गया, क्षरण बोलने का मतलब है कि डीके हो गया, उसके रॉक का क्या हो गया, डीके हो गया, यानी उसके चट्टान टूट टूट करके अगर मौसमी घटना के फलस्वरूप उसका क्या होगा, डीके होना स्टार्ट हो गया पर्वत का, तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा सर, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होगा। प्रेजेंट टाइम में जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत भी है। क्लियर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अरावली पर्वत का एज जो है बहुत ज़्यादा होगा, यानी ओल्ड एज माउंटेन है ये। अरावली माउंटेन को हम लोग कह सकते हैं ओल्ड एज माउंटेन, क्योंकि रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली पर्वत। चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत, यानी विंध्याचल पर्वत क्या है। चलिए विंध्याचल पर्वत जो है ये भी किसका एग्जाम्पल है, मतलब आपको रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है सर। देखिए ये पहले ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल था, पहले किसका एग्जाम्पल था सर, ये ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल था। विंध्याचल पर्वत किसका एग्जाम्पल था, पहले जो एग्जाम्पल था सर, विंध्याचल पर्वत जो एग्जाम्पल था ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल था। एट प्रेजेंट टाइम ये किसका एग्जाम्पल बन चुका है, विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल बन चुका है। क्लियर है। देखिए नोट में हम यहाँ पे लिखे हैं, इससे पहले जितने भी पर्वत का निर्माण हुआ उसे अंतजात शक्ति के कारण, इससे पहले जितना भी माउंटेन का निर्माण हुआ उससे अंतजात शक्ति के कारण, लेकिन अवशिष्ट पर्वत का जो निर्माण हुआ वह शक्ति के कारण हुआ। देखिए हम कह सकते हैं रेसिडुअल माउंटेन का जो निर्माण हुआ वह किसके कारण हुआ। देखिए रेसिडुअल माउंटेन जो हो रहा है बाहरी घटना के कारण हो रहा है, मौसमी घटना के कारण रेसिडुअल माउंटेन का निर्माण हो रहा है। लेकिन पहले जो पर्वत का निर्माण हुआ वो पर्वत जो है कौन शक्ति के कारण हुआ, अंतर्जात यानी पृथ्वी के अंदर जो शक्ति है उसके फलस्वरूप निर्माण हुआ, उस पर्वत का निर्माण हुआ। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं, बाह्यजात को कह सकते हैं एक्सोजेनेटिक, अंतर्जात को क्या कह सकते हैं, इंडोजेनेटिक प्रोसेस। क्लियर है। अंतर्जात मतलब अंदर की शक्ति के अंदर की शक्ति यानी पृथ्वी के अंदर की जो शक्ति है उसी के कारण क्या निर्माण हुआ, यानी जब दो प्लेट आपस में टकराया उसी के फलस्वरूप निर्माण हुआ। जब वो पर्वत बन गया उसके बाद मौसम पानी जब बारिश उस पर होगा, खूब होगा जब बारिश, तो क्या होगा, रॉक्स का इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। रॉक्स का जब इरोजन हुआ काफ़ी आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वह रेसिडुअल माउंटेन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तब बाद में क्या कर सकते हैं उसको अवशिष्ट पर्वत, यानी इस पर्वत का क्षरण होना, अगर कोई पर्वत का क्षरण होना स्टार्ट हो गया तो हम लोग उसको किस कैटेगरी में रख देते हैं, अवशिष्ट पर्वत के कैटेगरी में रख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ तक हम लोग कितने प्रकार के पर्वत होते हैं सारे पर्वत को हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिमालय माउंटेन, यानी हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है सर फोल्डिंग माउंटेन का क्या है, एग्जाम्पल है। और हिमालय को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यंग माउंटेन भी बोल सकते हैं, युवा पर्वत भी बोल सकते हैं, नए पर्वत भी बोल सकते हैं। इसलिए आप जानते हैं 7 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से इसका ऊंचाई बढ़ रहा है। इसका हाइट कितना है, 8,850 मीटर। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के बारे में और भी पढ़ते हैं क्या है। देखिए यह एक प्रकार का मोरदार पर्वत
है या एक प्रकार का क्या है, मुर्दार पर्वत या वलित पर्वत है। मुर्दार पर्वत कहिए या वलित पर्वत कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये सबसे नया पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है ये सबसे नया है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई और इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी हिमालय का जो है सबसे ऊंची चोटी कहाँ है सर, नेपाल में। कितना है, 8,850 मीटर है। इसका ओरिजिन पॉइंट नेपाल और चीन की सीमा पर है। ये चोटी का जो ओरिजिन पॉइंट जो है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, हिमालय का जो ओरिजिन पॉइंट है कहाँ पे है, नेपाल और चीन की सीमा पर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए हिमालय का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग है। हिमालय का जो नाम है सर अलग अलग देशों में अलग अलग है। देखिए इंडिया में जो है हिमालय का जो नाम है माउंट एवरेस्ट है। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में जो है नेपाल में जो हिमालय का जो नाम है सर, क्या नाम है, सागर माथा। क्या नाम है हिमालय में, नेपाल में जो हिमालय को क्या कहा जाता है, सागर माथा। लेकिन चीन में क्या बोला जाता है हिमालय को सर, चोमोलुंगमा। क्लियर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिमालय की कुल लंबाई जो है सर, हिमालय की कुल लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर तक है। लंबाई कितना है हिमालय का, 2400 से 2500 किलोमीटर तक है। यह भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारत में हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है भारत में। और ये हिमालय की कुल लंबाई जो है सर टोटल कितना है, 2400 से 2500 किलोमीटर तक है। 2400 से 2500 किलोमीटर है। क्लियर है। देखिए हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। क्लियर है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। चलिए क्लियर है, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हिमालय के निर्माण से संबंधित 2 सिद्धांत दिए गए हैं। कितने, हिमालय के निर्माण के संबंधित कितने सिद्धांत दिए गए, कितने थ्योरी दिए गए हैं, 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक दिया गया है भूसन्नति सिद्धांत। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भूसन्नति सिद्धांत के बारे में क्या दिया गया है। देखिए भूसन्नति सिद्धांत में क्या है, कोवर के द्वारा भूसन्नति सिद्धांत दिया गया था हिमालय के बारे। यानी किसने दिया था भूसन्नति सिद्धांत, कोवर ने दिया था। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। पता है हिमालय का जो निर्माण होता है, भूसन्नति सिद्धांत, हिमालय के निर्माण के लिए भूसन्नति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो हम कह सकते हैं कोवर के द्वारा दिया गया था। कोवर के अनुसार पेंजिया के टूटने से तेथिस सागर का निर्माण हुआ। इसके बाद तेथिस सागर में अवसादों के जमाव होना शुरू हो गया और धीरे धीरे अवसादों का जमाव के कारण नीचे की ओर बल लगा। नीचे की ओर क्या लगेगा, बल लगा, जिसके कारण तेथिस सागर में सिकरन होना शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, अवसाद ऊपर आ गए। इसी के फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। ये सिद्धांत, किस सिद्धांत से ये बात की जानकारी हमें मिलती है, यानी इसके अनुसार क्या हुआ, कोवर के अनुसार क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, तेथिस सागर का निर्माण हुआ। आप तो जानते हैं पहले पेंजिया टूटा, पेंजिया टूटने के बीच में पेंजिया इस टाइप का था, ये तेथिस सागर था। तेथिस सागर का निर्माण हुआ। इसके बाद तेथिस सागर में क्या हुआ, सेडिमेंट का क्या हुआ, सेडिमेंट यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, सेडिमेंट का जमाव हुआ। धीरे धीरे अवसादों के जमाव के कारण नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, जब जमा होगा तो नीचे क्या लगेगा, एक बल लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे, जिसके कारण तेथिस सागर में क्या होगा, जब नीचे की ओर बल लगेगा तो ऊपर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये दोनों के बीच क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ये किसके अनुसार दिया गया, कोवर के अनुसार दिया गया। किस सिद्धांत के अनुसार दिया गया, ये बात कहा गया, भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार कहा गया। ये बात क्लियर है। चलिए एक और सिद्धांत दिया गया, चलिए वो सिद्धांत को अब हम लोग पढ़ते हैं। एक सिद्धांत दूसरा जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दूसरा सिद्धांत क्या है, दिया गया प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट
विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी दो प्लेट के टकराने के फलस्वरूप अगर कोई चीज़ का कोई पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए यह थ्योरी हेरी हेस ने दिया था। अब आपसे अगर पूछा जाए हिमालय का सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स, हिमालय का निर्माण जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हुआ, यह सिद्धांत किसने दिया था, हेरी हेस ने दिया था। ये नाम आपको याद रखना होगा। इस सिद्धांत को मॉर्गन ने समझाया था। देखिए सिद्धांत दिया था किसने, हेरी हेस ने, बट इस थ्योरी को एक्सप्लेनेशन किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। क्लियर है, यानी समझाया किसने था इस थ्योरी को, मॉर्गन ने समझाया था। हिमालय दो प्लेटों के अभिसरण से बना है, यानी दो प्लेटों के टकराव से बना है। जब दो प्लेट टकराएगा एक इधर से एक इधर से, तो जब दो प्लेट टकराएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे या नहीं, कन्वर्जेंट बोलेंगे। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। जब कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो दिया मॉर्गन, इन्होंने क्या बताया, हिमालय दो प्लेटों के अभिसरण से बना है, यानी कन्वर्जेंट, दो प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है। ये बात किसने बताया था, मॉर्गन ने बताया था। चलिए और क्या बताया, आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, आप तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग पढ़े यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों के टकराने के फलस्वरूप हुआ। देखिए ये क्या है, प्लेट 1 प्लेट 2, ये क्या है, तेथिस सागर, इसी के फलस्वरूप ये क्या है, हिमालय का निर्माण हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में क्या है, तेथिस सागर है, क्या है बीच में, तेथिस सागर है, यूरेशियन प्लेट है, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है, ये क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वेस्ट पार्ट होता है, ये ईस्ट पार्ट हुआ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हुआ, मोशन हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। जब मोशन होगा तो इस साइड ऊंचाई क्या होगा, हाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस साइड हाइट क्या होगा, कम होगा, वेस्ट साइड। क्लियर है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे दरवाज़ा मान लीजिए एक साइड फिक्स है ये, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से अगर ज़ोर से यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे ऊंचाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ पे ऊंचाई कम होता है, चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। चलिए हिमालय तेथिस सागर के अवसादों से बना है। हिमालय जो है तेथिस सागर में जो सेडिमेंट जो डिपॉजिट जो हुआ उसके फलस्वरूप हिमालय बना है। देखिए कोलिजन जो होगा, टकराव जो होगा, जब टकराव होगा, आप एक चीज़ बताइए, जब कोलिजन होगा तो प्रेशर कैसा होगा, अधिक होगा। जब प्रेशर अधिक होगा तो कहाँ पे प्रेशर अधिक होगा, अभी तो आपको जस्ट बताए थे, ईस्ट पार्ट में क्या होगा। जब मोशन जिधर होगा उधर क्या होगा, अगर जोर से जाएगा तो प्रेशर अधिक लगेगा। प्रेशर अधिक लगेगा किस पार्ट में लगेगा, ईस्ट पार्ट में। तो बताइए ईस्ट पार्ट में ही हाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, जब प्रेशर अधिक लगेगा। अब एक चीज़ बताइए, प्रेशर अधिक किधर लगेगा, ईस्ट पार्ट में कि वेस्ट पार्ट में। प्रेशर अधिक लगेगा ईस्ट पार्ट में, वेस्ट पार्ट में कम प्रेशर लगेगा। प्रेशर अधिक लगने के कारण हाइट भी क्या होगा, ईस्ट पार्ट में यानी पूर्व में क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, इधर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हाइट सबसे ज़्यादा किधर होगा, ईस्ट पार्ट में। क्लियर है यहाँ तक। देखिए हाई रेनफॉल किधर होगा, जब ऊंचाई ज़्यादा होगा तो हाई रेनफॉल होगा किस पार्ट पे होगा, यानी पूर्वी भाग पे क्या होगा, बारिश भी ज़्यादा होगा। देखिए पेड़ पौधा और जीव जंतु पूर्वी भाग पर ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर है, यानी बायोडाइवर्सिटी हिमालय के किस भाग पे अवस्थित है, तो हम कह सकते हैं हिमालय के पूर्वी भाग पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के भाग। चलिए पार्ट्स ऑफ हिमालय, क्या है, हिमालय के भाग, यानी कितने भाग है। देखिए हिमालय का विभाजन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। हिमालय का विभाजन जो है वह अलग अलग हिसाब से किया जाता है। जैसे हो गया क्षैतिज के आधार पर,
ऊर्ध्वाधर के आधार पे। चलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे क्षैतिज, हिमालय का क्षैतिज विभाजन यानी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल डिवीज़न जो है कैसे हुआ है हिमालय का, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यह विभाजन निर्माण और स्थिति के आधार पर किया जाता है। यह विभाजन जो है किसके आधार पर किया जाता है? निर्माण और स्थिति के आधार पे। क्लियर है? इस विभाजन के अनुसार हिमालय के 3 मुख्य भाग हैं। यानी जब क्षैतिज विभाजन किया गया हिमालय का, देखिए जब क्षैतिज विभाजन किया गया हिमालय को तो कितने भागों में बांटा गया हिमालय को? 3 भागों में। एक को कहा गया ग्रेट हिमालय, एक को कहा मिड हिमालय, एक को कहा शिवालिक हिमालय। हम कह सकते हैं ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय हिमालय का कौन सा विभाजन है? तो हिमालय का क्षैतिज विभाजन है। हिमालय का कौन सा विभाजन है? ये क्षैतिज विभाजन है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन यानी वर्टिकल डिवीज़न। हिमालय को वर्टिकल, हम जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल कहेंगे। क्लियर है? देखिए हिमालय का वर्टिकल विभाजन जो है, यह विभाजन नदियों के आधार पर किया जाता है। यानी वर्टिकल विभाजन जो किया गया है नदियों के आधार पर किया गया है। क्लियर है? देखिए पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। क्लियर है? ये वर्टिकल डिवीज़न है हिमालय का। इसके देखिए हिमालय का आकृति जो है किस प्रकार का है? हिमालय का आकृति जो है कैसा है? रेनबो यानी बो शेप यानी धनुषाकार है। देख रहे हैं इस तरह से है। यानी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हिमालय का कैसा हार्ड रॉक है, और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या डाउन हो गया। फिर ये बोलन देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये हाइट ऊपर हो रहा है तो रॉक्स क्या हो रहा है? हार्ड हो रहा है। जैसे नीचे आ रहा है तो रॉक्स क्या हो रहा है? सॉफ्ट हो रहा है। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं हिमालय की जो आकृति होती है धनुषाकार होती है, यानी बो शेप्ड होती है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय के बारे में देखिए यह हिमालय का मुख्य भाग है। महान हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय जो है, यह हिमालय का क्या है? मुख्य भाग है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग भी है। ग्रेट हिमालय जो है यह हिमालय का कौन सा भाग है? सबसे ऊंचा भाग है। यानी औसत ऊंचाई कितना है ग्रेट हिमालय का? 6100 मीटर। कितना है? 6100 मीटर। याद रखिएगा 6100 मीटर। यह बर्फ से ढका रहता है, और यह हिमालय जो है कैसा होता है? बर्फ से ढका रहता है। अतः इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। और ये जो बर्फ से ढका रहता है इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? हिमाद्री भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए चोटी कहाँ कहाँ बनाता है ग्रेट हिमालय जो है? चोटी कहाँ कहाँ? चोटी मतलब पीक है, इसको क्या कहेंगे? चोटी कहेंगे। चोटी कहाँ कहाँ बनाता है? देखिए ग्रेट हिमालय जो है कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, वहाँ पे चोटी बनाता है। मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, घोलादिरी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब कहाँ है? नेपाल में है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत कहाँ है? झारखंड में, जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? ये सब पीक है ग्रेट हिमालय के, और आपको याद रखना होगा। एक बार देख लीजिए कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। ये सिक्किम में इसका ग्रेट हिमालय का एक चोटी है। मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, ये चोटी का नाम है। क्लियर है? अन्नपूर्णा, घोलादिरी कहाँ है? नेपाल में है। नंदा देवी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। यूके क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नंगा देवी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिड हिमालय। मिड हिमालय क्या है? यह हिमालय के दक्षिण तथा समांतर स्थित है। देखिए आप देख रहे थे ये हो गया ग्रेट हिमालय, इसके जस्ट नीचे होगा मिड हिमालय। आप एक चीज़ बताइए,
ये नीचे तो दक्षिण ही ना हुआ, ये नीचे क्या हुआ, मिड हिमालय कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ये ऊपर वाला तो नॉर्थ हो गया, ये नीचे साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। क्लियर है। यह महान हिमालय के दक्षिण तथा समांतर स्थित है। क्लियर है। यहाँ पे दक्षिण तो है ही, इसी को कहेंगे मिड हिमालय, इसको कहेंगे ग्रेट हिमालय। तो ये कहाँ स्थित है, दक्षिण स्थित है, और इसी के समांतर स्थित है या नहीं। क्लियर है। यह हिमालय एक पतली कतार की तरह है। क्लियर है, कतार की तरह है, यानी नैरो स्ट्रिप है, यानी पतला है, बीच में कैसा है, ये नैरो स्ट्रिप टाइप का, यानी पतला सा है। क्लियर है। देखिए, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच वाले भाग को MCT कहा जाता है। क्लियर है। महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, MCT। MCT को फुल फॉर्म होता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नाम याद रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। बताइए, जो महान हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सी रेखा है, MCT है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। क्लियर है। देखिए, उसको क्या कहा जाता है, MCT कहा जाता है। देखिए, कश्मीर घाटी जो है ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी जो है कहाँ स्थित है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कहाँ मिड हिमालय पे क्या क्या है। देखिए, पीर पंजाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। धौलाधर कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। नागटिब्बा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। महाभारत कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। महाभारत जो है ये कहाँ स्थित है, महाभारत ये जो है आपको मिड हिमालय पे ही स्थित है। ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। नागटिब्बा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, ये मिड हिमालय पे स्थित है। और आप जानते हैं कश्मीर घाटी जो है कहाँ स्थित है, ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय के बीच में स्थित है। ये सब नाम है, आपको याद रखना होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। क्लियर है। देखिए, शिवालिक हिमालय क्या क्या है। देखिए, यह मध्य हिमालय के दक्षिण और समांतर स्थित है। बात तो सही है। ये हो गया ग्रेट हिमालय, ये हो गया मिड हिमालय, ये हो गया शिवालिक हिमालय। तीनों क्या है, आपस में समांतर में है या नहीं है, समांतर में है। क्लियर है। ये पॉइंट दक्षिण में स्थित है। यह हिमालय का बाहरी भाग है। यह हिमालय का कौन सा भाग है, बाहरी भाग है, इसलिए इसे वायु हिमालय भी कहा जाता है। ये बाहर यानी शिवालिक हिमालय जो हो गया ये आउटर हिमालय का बाहरी भाग हो गया, इसलिए इसको बाहरी भाग भी आप कह सकते हैं, बाहरी हिमालय भी बोल सकते हैं, या आपको शिवालिक हिमालय भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिवालिक हिमालय नदियों के अवसादों के द्वारा बना है। देखिए, शिवालिक हिमालय का जो निर्माण है सर, वह कैसे हुआ है, नदी से जो सेडिमेंट का जो डिपोजिशन जो हुआ है उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, जम्मू कश्मीर ये जो शिवालिक हिमालय जो है कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, जम्मू कश्मीर से कहाँ है, जम्मू कश्मीर से कहाँ है, जम्मू कश्मीर से कहाँ है, जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद कहाँ है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद कहाँ चला जाता है, नेपाल। यानी शिवालिक हिमालय नाम से ही जाना जाता है। यानी अपने यहाँ जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इसको किस नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय नाम से ही हम लोग जानते हैं इसको। नेपाल में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, चूरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय जो नेपाल में जो है, शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है उसको वहाँ पे नेपाल में शिवालिक नाम से नहीं जाना जाता है, ये सिर्फ इंडिया में जाना जाता है। नेपाल में इसको कहा जाता है, शिवालिक हिमालय को चूरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे जाना जाता है, नेपाल में, शिवालिक हिमालय को। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। शिवालिक हिमालय के दक्षिण भाग में मैदानी भाग है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण भाग जो हो गया, देखिए
आप तो जानते हैं ये ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय, इसके इधर दक्षिण भाग हो गया। इधर जो होता है ये कौन से भाग हैं, लैंड एरिया है, यानी मैदानी भाग है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घाटी क्या है, घाटी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।